शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7। यहाँ पर हम बात करेंगे ढेर सारे आंदोलन के बारे में, यानी जन आंदोलन के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि भाई जन आंदोलन का उदय और ढेर सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस चैप्टर को। अच्छा भाई, जन आंदोलन क्या होते हैं? दो तरह के भाई आंदोलन होते हैं। एक तो वो जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी शामिल हो और दूसरे वो जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी शामिल ना हो। कह रहा है दल आधारित जन आंदोलन। कह रहा है जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किया जाते हो, यानी वह आंदोलन जिसमें राजनीतिक दल शामिल होते हो, ऐसे आंदोलन को दल आधारित आंदोलन कहा जाता है, जैसे कि नक्सलवाड़ी आंदोलन। क्लियर? अच्छा, वह आंदोलन जिसमें कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं होता उसे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलन को स्वयंसेवी संगठन, आम लोग, छात्र के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दलित पैंथर्स और चिपको आंदोलन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके। बात करेंगे भाई चिपको आंदोलन क्या था। तो भाई आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने छोटी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए सर हमने तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटे, यहीं पढ़ लेते, आ जाओ। कह रहे चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। आम लोगों ने वन विभाग से अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगी और ताकि वह खेती के लिए औजार बना सके, पर उनको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी ने उसी जगह पर पेड़ काटने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई, जिससे लोग क्या हो गए, गुस्सा गए और इसका विरोध किया। क्या क्या? इस वजह से लोगों ने पेड़ कटाई का विरोध करना शुरू कर दिया। जब लोग आते ना पेड़ काटने के लिए, तब लोग क्या करते थे, लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते ताकि पेड़ ना काटे जा सकें, और इस वजह से इसे चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, बात समझे? चलिए जरा बात करते हैं इनकी मांगे क्या थी भाई। जरा मांगों के बारे में जरा बात कर लें इनकी। तो इनकी जो मांगे थी, कहना था कि भाई जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वह रह रहे हैं लोगों का नियंत्रण हो, मतलब जो वहां पे रहते हैं उन्हीं का नियंत्रण हो। अच्छा, सरकार छोटे यानी लघु उद्योग को कम कीमत पर जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाए। ठीक है, क्लियर? और क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए। और शराबखोरी के खिलाफ महिलाओं ने क्या किया भाई, आवाज उठाई। ठीक है, क्लियर? परिणाम क्या हुआ भाई, सरकार ने अगले 15 साल तक हिमालय के क्षेत्र में पेड़ काटने पर रोक लगा दी। क्लियर? और ये इनकी सबसे बड़ी जीत मान जाती है। अब बात करेंगे भाई दलित पैंथर की। अच्छा, क्या थे ये और कौन थे? 1972 में महाराष्ट्र में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक एक संगठन बनाया। ठीक है भाई, इन्होंने दलित के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध किया और इनके विरोध करने का तरीका अन्य आंदोलन से अलग रहा। साहित्य और बड़े बड़े मंचों पर आवाज उठाकर इन्होंने लोगों को दलित पे हो रहे अत्याचार से परिचित करवाया और दलित युवकों ने भी अत्याचार का बढ़ चढ़कर विरोध किया। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। मांगे क्या थी भाई इनके? कह रहा है जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव का विरोध और संसाधनों के मामले में हो रहे अन्याय का भी विरोध, और आरक्षण के कानून को ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था, इसके लिए भी क्या करते लोग विरोध कर रहे थे कि भाई उनका पालन ठीक से हो। क्लियर? इनकी मांगे थी कि उनका पालन ठीक से किया जाए। कह रहा है दलित महिलाओं के साथ हो रहे गलत व्यवहार को रोका जाए और दलित में शिक्षा का प्रसार किया जाए, उनको भी मौके दिए जाए। क्लियर है? बात समझ गए? आगे बात करेंगे परिणाम क्या हुआ। 1989 में दलितों पर अत्याचार करने वाले के विरोध में कड़ा कानून बना। ठीक है, क्लियर? कह रहा है दलित पैंथर्स के बाद वाम सेफ बनाया गया। ठीक है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन। कह रहा है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन था और 1988 में जनवरी में बीकेयू के किसानों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में धरना दिया और इस धरने का मुख्य कारण बिजली की बढ़ी हुई कीमतें थी और
मुख्य नेता कौन थे भाई? महेंद्र सिंह टिकैत। अच्छा, अभी अभी जो दिल्ली में आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि किसानों का आंदोलन हुआ था, वहां भी ये महेंद्र सिंह टिकैत आए हुए थे और नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कह रहा है मांगे क्या थी भाई इनकी, आओ जरा। कह रहा है भाई बिजली की बढ़ाई गई दरों को कम करना, पहली मांग थी इनकी। ठीक है, और दूसरा क्या था? गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य को बढ़ाना। ठीक, तीसरा किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, और अगला क्या था? किसानों को बचा हुआ कर्ज जो था वो माफ करना। ठीक है, ये चीजें थी। अच्छा, विशेषताएं क्या थी भाई? लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाति का प्रयोग किया गया और ज्यादातर संख्या की वजह से सरकार पर दबाव बना सके, और ज्यादातर मांग को सरकार को पूरी करनी पड़ी या इन लोगों ने करवा ली, क्योंकि इनकी जो जनता थी, मतलब इनके साथ लोग थे वो बहुत सारे थे, और सारे क्या थे? देश के किसान थे, इसीलिए सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। चलिए बात करेंगे ताड़ी विरोध आंदोलन की। भाई क्या था ये, आइए जरा देखते हैं। बात करेंगे समस्या क्या थी भाई। कह रहा आंध्र प्रदेश में अधिकतर पुरुष को ताड़ी का सेवन करने की लत लग चुकी थी, और इस वजह से ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था खराब होती रही, परिवार पर कर्ज बढ़ रहा था, पुरुष काम पर नहीं जाते थे, और घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, अब जरा बात करें आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो बात करें आंध्र प्रदेश के गांव में शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इसमें गांव की महिलाओं को पढ़ाया जाता था। ठीक है, अच्छा, कक्षा में आने वाली महिलाओं ने ताड़ी से संबंधित शिकायतें की, और यहीं से यह आंदोलन की शुरुआत हुई। नारा क्या था भाई? ताड़ी की बिक्री को बंद करो। ठीक है, चलिए भाई मांगे क्या थी भाई इन महिलाओं की, बात करें। शुरू में महिलाओं ने गांव में ताड़ी की बिक्री बंद कराने की मांग की, और बाद में महिलाओं ने अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू की, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रथा आदि। ये थी महिलाओं की भाई मांगे, इनको हटाओ। ठीक है, अच्छा, तो परिणाम क्या रहा भाई? कई गांवों में ताड़ी की बिक्री रोक दी गई। ठीक है, और बात करें अगले की, तो अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा भाई जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो कह रहा है 1980 के दशक की शुरुआत में मध्य भारत में स्थित नर्मदा और सहायक नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस योजना के अंदर 300 छोटे, 135 मंझोले और 30 बड़े बांध बनाने जाने थे भाई। मतलब 300 छोटे, 135 मीडियम वाले और 30 बड़े, और इनमें से 2 बड़े बांध भी शामिल थे। कौन था भाई? एक था गुजरात में सरदार सरोवर बांध, दूसरा था मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। 2 सबसे बड़े बांध थे। ठीक है, अब जरा देखते हैं समस्याएं क्या थी भाई। इस बांध के बनने से क्या समस्याएं थी? लगभग 240 गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया, और विस्थापन की समस्या आ गई। ठीक है, और विस्थापन की वजह से संस्कृति का विनाश हो जाता है। जो लोग विस्थापित होते उनकी रोजी रोटी क्या थी भाई? छिन जाती, और पर्यावरण का नुकसान तो होता ही होता। ठीक, आगे बात करेंगे सरकार का नजरिया क्या था इसके ऊपर भाई। तो बांधों को बनाना क्षेत्र में विकास के लिए जरूरी था, और गुजरात और पड़ोसी राज्यों में बिजली उत्पादन क्षमता, पीने के पानी की उपलब्धता और सिंचाई की सुविधा का विकास होगा। कृषि की उपज बढ़ेगी, और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं पर रोक लगेगी। ठीक है, ये बाढ़ है भाई। ठीक है, क्लियर। यहीं से सारी समस्याएं की शुरुआत हुई, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही थे, और एक पक्ष को पूरी तरह से सही ठहराना संभव नहीं था, या गलत ठहराना पूरी तरह से एक पक्ष को जो बिल्कुल सही नहीं था, और देश में विकास के तरीके पर सवाल उठे। ठीक है, तो अच्छा भाई मांग क्या थी इनकी? कह रहा है देश में चल रही विकास परियोजनाओं के खर्चे की जांच की जाए, और क्षेत्र के लिए बन रही विकास परियोजनाओं पर वहां रह रहे लोगों की सलाह ली जाए। ठीक है, अगला है परियोजनाओं के कारण आजीविका, पर्यावरण और संस्कृति पर हो रहे बुरे प्रभाव को देखा जाए, और विस्थापित लोगों का पुनर्वास दिया जाए। ठीक है,
क्लियर, बात समझे। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, कह रहा है न्यायपालिका ने सरकार को बांध काम आगे बढ़ाने और विस्थापित लोगों को पुनर्वास की सुविधा देने के लिए कहा। ठीक है, कह रहा है भाई बांध तो बनाओ आप, लेकिन जो लोग क्या हैं वहां पे रह रहे हैं उनको विस्थापित करके कहीं और जमीन दो, उनको कहीं और सेटल करो। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अगला है नेशनल फिश वर्कर फोरम, इसकी जरा बात करेंगे। कह रहा है विशाल समुद्र सीमा होने की वजह से भारत में एक बड़ी आबादी मछुआरों की है। ठीक है भाई, अच्छा मछुआरों की संख्या के लिहाजे से भारत विश्व में दूसरा स्थान पर आता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे समस्या क्या थी भाई। मुख्य समस्या तब शुरू हुई जब सरकार ने मछली पकड़ने के लिए मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। सरकार ने इस कदम से मछुआरों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा और मछलियों की संख्या निश्चित थी, पर अब मशीनों से बहुत सारी मछलियों को एक साथ पकड़ा जा रहा था और इससे मछुआरों के व्यापार पर असर पड़ना तो तय था। ठीक है, सभी मछुआरों ने NFF बनाया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ भाई, 1997 में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की और सफलता पाई गई और 2002 में विदेशी कंपनियों को मछली पकड़ने का लाइसेंस देने के खिलाफ हड़ताल भी की गई। ठीक है, आगे बात कर दें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जानेंगे जरा भाई लोगों। आओ, कह रहा है 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी गई मजदूरी का रिकॉर्ड दिखाने की मांग की। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि सरकारी इमारतें जैसा कि स्कूल, छोटे बांध, सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए दी गई मजदूरी में घपला किया गया है। ठीक है, आंदोलन के दबाव में आकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया और नया कानून बनाया और नए कानून के अनुसार जनता के दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार मिला और MKSS ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई और 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक संसद में पेश किया गया और जून 2005 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह कानून बन गया। ठीक है, समझ गए। चलिए जरा बात करते हैं। कह रहा सूचना का अधिकार, कह रहा इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है जो उस विभाग के अनुसार सार्वजनिक की जा सके और विभाग का कर्तव्य है कि वह जानकारी उस व्यक्ति को दी जाए। ठीक, बात करेंगे सबक क्या मिले भाई, जो आंदोलन हुए इनसे हमने सबक क्या लिया। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा है दलगत राजनीति की कमियों को दूर किया और ऐसी समस्याओं को सामने लाया जिन पर सरकार का ध्यान पहले नहीं जा रहा था। सभी लोगों ने अपनी बात कहने का मौका मिला और लोकतंत्र और मजबूत होता है और जन आंदोलन लोकतंत्र में समस्या नहीं बल्कि सहायक हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ी इससे। ठीक है, समझ गए। तो ये था इस चैप्टर का अंत। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के अंत में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। तो भाई जाते जाते फटाक से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।